हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि प्रीलिम्स का जो हिस्ट्री क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे 10-10 क्वेश्चंस करके एक दिन में। और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि केवल आंसर तक ही हम सीमित रहेंगे, इससे रिलेटेड अदर भी फैक्ट्स को हम देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका सिलेबस यूपीएससी का है उसमें से अगर आप पढ़ते हैं तो वो यूपी पीसीएस में काम नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस को उठा करके देखें यूपी पीसीएस और यूपीएससी का, तो सिलेबस के कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मौर्य काल से, अशोक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये तो आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम ऐसे यूपी पीसीएस में देखें, यूपी पीसीएस, एमपीपीएससी, इन सारे में तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल उठाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए एमपीपीएससी, ठीक है, ये देखिए, और यही चीज़ यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से है। फिर यहाँ पर देखिए, ये यूपी पीसीएस में आपका पूछा गया है, ये भी आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया। आखिर क्या ये सिंधु घाटी सभ्यता ही तो है ना टॉपिक ये सिंधु घाटी सभ्यता। और ये आपका ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका यूपीएससी का भी पार्ट है और ये यूपी पीसीएस का भी पार्ट है। या आप एमपी पीसीएस दे रहे हैं या आप हरियाणा पीसीएस दे रहे हैं, जितने भी आप दे रहे हैं एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस के, उन सारे एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसलिए हमेशा यही कहा जाता है कि अगर आप सिलेबस के अनुसार चीज़ों को कवर करते हैं तो एग्ज़ाम निकालना बहुत टफ नहीं है, समय भी बहुत कम लगेगा आपका। वैसे क्या होता है कि हमको सिलेबस पता नहीं रहता, बस हम पढ़ते जाते हम यही सोचते हैं कि हमसे कोई चीज़ छूटे ना। लेकिन इससे क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उस पर हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस पार्ट से क्वेश्चन एग्ज़ामों में नहीं पूछ जाते हैं, हम उसको भी रटने में लगे रहते हैं। और यही वजह है कि 2-2 3-3 साल निकल जाते हैं, हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप सिलेबस को समझें और सिलेबस के अनुसार, अगर आपका टॉपिक है अशोक, अगर आपका टॉपिक है मौर्य काल, अगर आपका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, तो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉपिक हैं उन सबों को आप अच्छे से पढ़ जाइए। जितने भी मौर्य काल से संबंधित शासक हैं उन सब के बारे में, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या रही, कोई शब्दावली है उस काल का, तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, गारंटी आपके एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं छूटेंगे। लेकिन अगर आप आ रहे हैं कि कर्ण वंश को पढ़ने लग गए, मौर्य को ज़्यादा टाइम नहीं दिए, सीधे बोल रहे हैं अभी तो सिलेबस का, अभी तो बहुत सारे पेजेस बच रहे हैं, आप कर्ण को पकड़ लिए, ठीक है, कर्ण वंश को पकड़ लिए आप, फिर आगे और चले गए जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं बिल्कुल भी, उसको आप पढ़ना स्टार्ट करिए, तो ऐसे बहुत समय लग जाएगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए। अगर मैं प्री की बात करूँ कि हिस्ट्री में आपको किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप 2013 से, मैं बहुत पीछे नहीं जा रही, बहुत पीछे भी जा सकती हूँ मैं, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि 2013 से लेकर के अगर 2022 तक के मतलब क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे तो कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, तो वो टॉपिक मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दे रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि इस पार्ट पे आप ज़्यादा फोकस करके चीज़ों को अच्छे से पढ़ के इस टॉपिक पर अपना कमांड बना सके। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको क्या देखना है, प्राचीन भारतीय इतिहास, इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो कहीं भी आपको अगर दिख जाए शब्दावली, इसको, ठीक है, शब्दावली हो गया आपका। दूसरा बंदरगाह, बंदरगाह प्राचीन काल के, ये देखना है आपको, ठीक है। तीसरा हड़प्पा काल, ठीक है, हड़प्पा काल हो गया। चौथा अशोक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे प्रीवियस ईयर के, जितने भी बने हुए हैं उनको आपको अच्छे से देखना है। उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को आपको देखना है क्योंकि हर साल इनसे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। फिर गुप्त काल को आपको देखना है, पांचवा गुप्त काल अच्छे से देखना है, ठीक है। छठे नंबर पे हर समय की, हर काल की जितनी भी गुफा हैं, जितने भी मंदिर हैं, इनको देखना है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सातवें पे आपका आ जाएगा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म एवं
जैन धर्म। 8वें पे आपका आ जाएगा भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि किस शासक के समकालीन शासक कौन था। ठीक है, कौन सा कवि किस शासक के समकालीन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपका बनता है, ये आपको देखना है। दूसरा आपको ये देखना है कि इस समय जो सबसे फेमस जो व्याकरण वगैरह थे उनके रचना उसके मतलब रचयिता कौन थे, ये सब आपको देखना है। वो किस लैंग्वेज में था, ठीक है, संस्कृत में था कि किस में था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट में आपको ये देखना है कि आप जिस भी शासक के शासनकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, शासक के शासनकाल के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। इस समय के शासक के शासनकाल के अगर हम बात करें तो इसके शासनकाल के दौरान धार्मिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, वो आ जाएगा आपका सामाजिक स्थिति में, सामाजिक, फिर आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये आपको देखना है। उस शासक से जुड़े जो जितने भी कला एवं संस्कृतियां हैं वो आपको देखना है, कला एवं संस्कृति, उसने क्या अलग किया अपने शासनकाल के दौरान, क्योंकि कला एवं संस्कृति से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे मंदिर निर्माण में उसने क्या प्रयोग किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, अगर मैं कला एवं संस्कृति की बात करूँ मैं तो मंदिर की संरचना कैसी थी, ठीक है, फिर आपका इसमें गुफा भी आ जाएगा, गुफाएं, ठीक है, किसने बनवाया, कैसा था उसका स्ट्रक्चर, कैसा था, आकाश में बलुआ पत्थर से था या कैसा था, ठीक है, कौन से कलर का यूज हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट में आपको याद रखना है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में किसको किसको शामिल किया गया है, साइट्स में किसको शामिल किया गया है, ये आपको विजन PT 365 में मिल जाएगा या विजन मंथली मैगजीन पढ़ने उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका करंट का बन जाएगा, हालांकि है तो ये हिस्ट्री का ही पार्ट, लेकिन करंट में किसको शामिल किया गया है और पीछे भी किसको शामिल किया है ये भी आपसे पूछ लेगा। तो इतने सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, या इतना अगर आपने अच्छे से कर लिया, इस पर आपने कमांड बना लिया तो आपके एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, आप आराम से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे अगर अच्छे से इस पर आपने पकड़ बना ली तो। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे और इसी के अनुसार आपको पढ़ना है। अभी भी ऐसा नहीं है कि टाइम निकल गया, अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो अभी भी संभावना है कि प्री आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन पे आते हैं अपने। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दिया है कि पहला दिया है कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए, अगर आपको पहला नहीं पता है कि ये सही है कि क्या है, आपने अगर इसको नहीं पढ़ा है तो आपने इसको जरूर पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आजीविकों के लिए ये जो बराबर की गुफाएं हैं, शैलकृत गुफाएं, इसको नहीं बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के द्वारा। पौत्र अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के द्वारा बनवाया गया था, दशरथ के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरा एलिमिनेट हो गया। अब बचा आपका एक और आपका ए बचा और सी बचा। अब आपको क्या करना है कि जो बादामी की गुफाएं हैं वो भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफा नहीं है। भारत की जो प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफा है वो आपका कौन सा है? वो है आपका अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था, वो यही है, बराबर की ही गुफा है, बराबर की गुफा।
ये प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफा है। तो इस तरीके से आपका 1 भी हट गया, फिर आपका आंसर आ गया सी। ठीक है, और जो ये एलोरा है ये सही है कि ये विभिन्न धर्मों से संबंधित है। अगर हम एलोरा गुफा की बात करें तो ये जो एलोरा की गुफा है ये कहाँ पर है आपका, ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में ये विश्व धरोहर स्थल है, ये भी ध्यान रखेंगे। यूनेस्को द्वारा ये घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है ये भी ध्यान रखेंगे। ये विभिन्न धर्मों की बात कर रहा है, तो विभिन्न धर्मों में कौन कौन से धर्म इसमें शामिल हैं ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ये एक तो हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से, दूसरा बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से, और तीसरा जैन से, जैन से। ठीक है, तो ये तीनों से संबंधित है। अगर हम ये एलोरा है, अगर आपको यहाँ पर दे दे अजंता, अजंता, अगर यहाँ पर आपको एलोरा दे करके अजंता दे दे और कह दे कि अजंता में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अजंता केवल किससे संबंधित है, तो अजंता अकेला केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, और यहीं अगर दे दे आपका बादामी, बादामी गुफा अगर दे दे तो बादामी किससे संबंधित है ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो बादामी गुफा है ये हिंदू धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म नहीं है इसमें, जैन धर्म से संबंधित है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर इतनी सारी चीज़ें आपने याद कर ली, इतनी सारी चीज़ों को आपने नोट डाउन कर लिया, तो फिर यहाँ से आपका ये और ये, तो यहाँ से आपका क्या होगा कि अगर क्वेश्चन बनता भी है इसी में से घुमाए फिराएगा, बाकी क्या करेगा वो एग्जामिनर, वो सॉरी आयोग क्या करेगा कि यहीं से घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनाएगा। तो आपको, अगर आपने अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने बार बार अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, समझ के, रटना नहीं, ये नहीं कि हाँ इसमें मैंने देख लिया सी है, सी है, सी है, इसमें देख लिया बी है, बी है, तो ऐसे नहीं निकलेगा। आपको समझना है, अगर आपने इससे रिलेटेड और भी सारे फैक्ट्सों को क्लियर कर लिया तो आप आराम से एग्ज़ाम को निकाल ले जाएंगे। और अभी आप देखेंगे ना कि जो कई बार एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, जैसे अगर मैं सर की ही बात करूं तो सर को मैं ज़्यादा पढ़ते हुए नहीं देखती हूँ, वो हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर के उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और हमेशा बोलते भी रहते हैं कि आप लोग यही करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखो। अगर आपने एग्ज़ाम निकाल लिया है, आपका सब कुछ क्लियर है, तो भी आप अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस लेकर के मत बैठिए कि मेरा तो निकल जाएगा। बार बार उस चीज़ को देखिए, क्योंकि ना क्या होता है कि हम जो चीज़ पढ़े हुए होते हैं अगर उसको छोड़ देते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, आगे क्या पूछ सकता है। जब आप बार बार इस चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे ना, तो खुद ब खुद आप इजली आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन को कर ले जाएंगे पीटी एग्ज़ाम में। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर का, धौली स्थित शैलकृत हाथी का, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का, या उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति का? तो आंसर है इसका बी, धौली स्थित शैलकृत हाथी। ठीक है, ये कब किया गया था? तो ये किया गया था अशोक के टाइम पर, अशोक के शासन काल में। ठीक है, और ध्यान देंगे शैलकृत हाथी है। ठीक है, और ये आपका जो भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है ये कहाँ पर है? ये सभी को पता है, ये कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये जो लिंगराज मंदिर है इसे भी ध्यान रखेंगे। ये इसका जो निर्माण हुआ है वो लाल पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। ये कलिंग शैली, कलिंग शैली वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये भी ध्यान रखेंगे। उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग शैली वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि आपको पता है कि अब ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी उठा रहा है फैक्चुअल। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल तो उठाता है, ये फैक्चुअल भी उठा रहा है, जिसे आप ध्यान रखेंगे कि कलिंग शैली वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट या कह सकते सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो वो है आपका धौली स्थित शैलकृत हाथी का वो जो वास्तु चित्र है वो है। तीसरा आपका महाबलीपुरम स्थित शैलकृत मंदिर, तो ये
पल्लव के काल में बनवाया गया था, पल्लव के शासनकाल में, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति है ये कब बनवाया गया था, तो ये बनवाया था गुप्त काल के समय में, गुप्तकालीन समय में ये बनवाया गया था। और ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर है, तो ये है एमपी में, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम आए तो सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था, तो आप सभी को पता है किसने किया था, जेम्स प्रिसेप ने किया था। और ये अगर उठा करके देखेंगे तो यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी पीसीएस के साथ साथ ये एमपी पीसीएस का भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ राण्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है, कंगनहल्ली में, सांची में, शाहबाजगढ़ी में या सोहगौरा में। तो ये है आपका कंगनहल्ली में, आंसर है इसका ए, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर अशोक नाम लिखा हुआ मिल रहा है, औरों में क्या मिलता है, देवनाम प्रिय, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अशोक पूछा है तो अशोक का और नाम किस किस जो शिलालेख है उसमें मिलता है, किन किन अभिलेखों में और मिलता है, तो इसे हम देखते हैं। एक तो आपका कंगनहल्ली ही हो गया, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरा आपका एक मिलता है मस्की में, जिसमें अशोक का नाम यूज हुआ है, ठीक है, मस्की। एक आपका नेत्तूर में, तीसरा उद्गोलम में, और चौथा आपका मिलता है गुर्जरा में। तो ध्यान रखेंगे इसमें है, इन चारों पांचों में अशोक नाम लिखा हुआ मिलता है, बाकी में आपको देवनाम प्रिय देखना मिलेगा, ठीक है। लिखना जो देवनाम प्रिय लिखा हुआ मिलेगा। इन चारों में, इन पांचों में कंगनहल्ली को अगर हम ऐड करें तो इन पांचों में आपको अशोक का नाम लिखा हुआ मिलेगा। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना कि ये सारे है कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि अभी आप 22 का क्वेश्चन उठा करके अगर देखेंगे 2022 का, तो उसमें केवल 2 जोड़ी सही ऐसे करके दिया है और अशोक के शिलालेखों का नाम दे दिया है और पूछ लिया कि कहाँ पर था, एरागुंडी कहाँ पर था, मस्की कहाँ पर था, ये सारी चीज़ें आपको दे दिया। उसमें से पूछ लिया है कि कौन से इसमें से सही है, यानी केवल 2 सही हैं कि केवल 2 जोड़ी सही हैं कि केवल 3 जोड़ी सही हैं, केवल 1 जोड़ी सही है, इस तरीके से। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो मस्की, नेत्तूर और उदगोलम ये आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका कर्नाटक में, ध्यान देंगे। और ये जो गुर्जरा है ये मध्य प्रदेश में है, इसे भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आप पता कि इस बार यही क्वेश्चन बना ले ऐसे ही दे करके, ये नेत्तूर उदगोलम, तो आप कंफ्यूज रहेंगे अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया, यानी किस शासक ने अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था। तो सभी को पता है धम्म की नीति वगैरह अपनाने की बात किसने कही थी, अशोक ने कही थी। तो कह रहा कि इस अभिलेख, यानी ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, ये एक स्टेटमेंट दे दिया है, ये जिस अभिलेख में लिखा हुआ किसका अभिलेख है ये पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब है कि किसका है वो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय को निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। किसने कहा था, ये कहा था अशोक ने अपने अभिलेख के माध्यम से, ठीक है। ये क्यों कहा था, ये सारी चीज़ें आप मेंस में पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको देखेंगे, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि अशोक जो था, वो कहा जाता है कि अशोक ने धम्म की नीति इसलिए अपनाई थी, आलोचना की जाती है कि उसने जितना अपना साम्राज्य विस्तार किया था वो ये चाहता था कि उसका ये जो साम्राज्य उसको स्थायित्व प्रदान किया जाए, स्थायित्व मिल जाए, जिससे उसका ये साम्राज्य वैसे ही बना रहे, उसके बातों का पालन किया जाए, वो जो कह रहा है उसको माना जाए, इससे विद्रोह भी नहीं होंगे और जो जहाँ तक उसका साम्राज्य विस्तार हुआ है वो उसका स्थायित्व मिल जाएगा उसको। तो ये कहा जाता है कि जो अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये कारण था, और यही कारण आगे जा कर के मौर्य काल के पतन का भी कारण बना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी तो उसने युद्ध वगैरह छोड़ दिए थे, तो जो अदर जो शासक थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और आक्रमण किए। तो ये सारी चीज़ें आप मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर है ए इसमें। अगला अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आ ही गया जो मैं बता रही थी, केवल एक युग्म सही, केवल 2 युग्म सही। तो यहाँ पर दिया अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, वह स्थान जिस राज्य में इसको पाया गया है। धौली,
उड़ीसा, एरगुंडी आंध्र प्रदेश, जौगढ़ मध्य प्रदेश, कालसी कर्नाटक। अब इसको हमको देखना है। तो ये जो कालसी है ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। यूके से समझ जाइएगा, उत्तराखंड है, ये ब्रिटेन वाला यूके नहीं है, उत्तराखंड है, ठीक है। तो सभी चारों तो होगा नहीं, एक इसको हटा दीजिए। धौली ये ठीक है, आपका उड़ीसा में है, ठीक है। एरगुड्डी ये आंध्र प्रदेश में आपका, ये भी सही है। जौगढ़ ये मध्य प्रदेश में ना होकर के जौगढ़ भी कहाँ है? जौगढ़ भी आपका उड़ीसा में है, ठीक है। जौगढ़ भी आपका उड़ीसा में है। तो आपका ये जो दूसरा है, अब कह रहा है कि केवल एक, तो केवल एक तो है नहीं, क्योंकि हमने देख लिया कितने हैं, 2 हैं, ये 2 हैं आपके। और केवल 3, ये 3 भी नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि ये जो तीसरा जौगढ़ है ये भी आपका गलत हो गया। इस तरीके से हमारा कौन सा बचा आपका बी। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये जो एरगुड्डी है ये आंध्र प्रदेश में है, धौली है उड़ीसा में है, जौगढ़ है ये भी आपका उड़ीसा में है, और कालसी है आपका उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा ये कहाँ है। तो ये आपका धौलावीरा, यहाँ पर उन्नत जो है जल प्रबंधन प्रणाली देखी जा सकती है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, धौलावीरा के बारे में। तो धौलावीरा आपका कहाँ है? तो ये है गुजरात के कच्छ में, ठीक है। यहाँ से समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य। और ध्यान देंगे, ये जो समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, तो यहीं पर आपको इसका साक्ष्य मिलता है तूफानी जल संचयन प्रणाली का, ठीक है। तूफानी जल संचयन प्रणाली का भी साक्ष्य आपको धौलावीरा में मिलता है। इसमें होता क्या था कि जब तूफान आते थे तो जो लहरें हैं पानी की वो ऊपर उठती थी। तो ये क्या कर रखे थे कि 9 कुएं बना रखे थे ऐसे, ठीक है, 9 कुएं बना रखे थे, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि जब तूफान आता था, जब पानी लहरें ऊपर उठती थी तो पानी यहाँ आती थी। इसमें घास पर खूब बढ़िया हरियाली रहती थी। इसमें पानी फिल्टर होकर के यहाँ जाता था, इससे पानी और शुद्ध होकर के यहाँ जाता था, इससे शुद्ध होकर के और यहाँ जाता था। इस तरीके से 9वें कुएं में जाकर के पानी एकदम बिल्कुल शुद्ध हो जाता था, उसको ये लोग पीने में यूज करते थे। तो अगर आपसे पूछ ले कि तूफानी जल संचयन प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो तूफानी जल संचयन प्रणाली का साक्ष्य मिला है आपको धौलावीरा से। और ये भी ध्यान देंगे कि उन्नत जल संचयन प्रणाली का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से। और तूफान के भी प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से। एक और ध्यान रख लीजिएगा, स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, स्टेडियम के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, या जिस तरीके से स्टेटमेंट में बनाता है क्वेश्चन, ऐसे पूछ लेगा आपके कि स्टेडियम के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, तूफानी जल संचयन प्रणाली का साक्ष्य बनावली से मिला है। इस तरीके से आपको घुमा देगा। तो आपको घूमना नहीं है, एग्जैक्ट अच्छे से पढ़ करके चीज़ों को समझ करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ऐसा नहीं, ये मत सोचिएगा कि घर पे हैं तो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, आप अच्छे से क्वेश्चन को कर ले जा रहे हैं। यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है यदि आपने एग्जाम हॉल में जाकर के क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड नहीं किया तो, क्योंकि दुनिया आपको ये नहीं देखेगी कि आप यहाँ पर किस तरीके से बता रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दुनिया आपका रिजल्ट देखेगी, ठीक है। तो फोकस आपका यही रहे, पूरा ध्यान आपका है रिजल्ट पे। तो आप बैठिए, तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करके बैठिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट अभी से सीख लीजिए। अभी से अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पे कमांड बना लिया तो वहाँ पर जाकर के आप 2 घंटे में आराम से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो क्या होता है ना कि क्वेश्चन आते हुए भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ना तो हमारी स्पीड रहती है और ना ही हम टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं। और ये सारी चीज़ें कब आएंगी, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो विजन के 30 हमेशा हर साल 30 टेस्ट सीरीज देता है, उठाइए विजन के टेस्ट सीरीज को। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके विजन के टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं बैठ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस चीज़ को अच्छे से याद कीजिए। गलती हम बार बार कब दोहराते हैं, जब किसी चीज़ को हम रटते हैं और वो भूल जाते हैं। तो रटिए मत। विजन में आपका इतना इन्फॉर्मेशन है, उन 30 टेस्टों की अगर मैं बात करूँ
मैं खुद उन टेस्टों को दे रही हूँ, खुद शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। अगर आपने सच में अगर विजन के 30 टेस्ट सीरीज को देख लिया तो 50% जो आपकी तैयारी है वो यहीं से हो जाएगी, विजन टेस्ट सीरीज के माध्यम से। क्योंकि एक क्वेश्चन का वो क्या करते हैं कि पूरा डाटा ही उठा करके दे देते हैं। ठीक है, तो एक बार आप जाइए वहाँ पर। 2 घंटे स्टार्टिंग में आपका 3 घंटे लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, अगर हम ये मार्च भी छोड़ दें, आप पूरा मई छोड़ दें, तभी आपका आज 12 मार्च है। ठीक है, अभी आपका मार्च भी बचा हुआ है, ऐसा नहीं है, कभी आधा मार्च आपका है और अप्रैल पूरा। तो अगर आप अच्छे से डेली आप प्रैक्टिस करते हैं एक एक क्वेश्चन पेपर का, तो आराम से आप इजीली टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे और स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये सोचें कि नहीं मैं तो केवल पढ़ूंगा, फिर वहाँ जा करके कुछ नहीं हो पाएगा, आपका पूरा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे आप, और फिर क्या होगा भैया, आपका रिजल्ट रुक जाएगा। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अब देखिए मंदिर से आ गया। ठीक है, अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपर्युक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो ये देखना है हमको कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। एक तो सभी को पता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं भित्ति चित्रकला के लिए जानी जाती हैं। लेपाक्षी मंदिर, चलिए इसमें आप कंफर्म नहीं हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि सांची स्तूप। तो यहाँ पर अगर आप आ गए अजंता की गुफाएं, इसमें आप कंफर्म है, तो इसमें तीनों दिया है। ठीक है, तो एक तो है, तो डी आपका हट गया ऐसे ही। सांची स्तूप ये नहीं है, आप सभी को पता है, तो सांची को 3 हटाइए। ठीक है, ये जो लेपाक्षी का है इसका भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपका भित्ति चित्रकला से संबंधित है, तो आपका आंसर हो गया इसमें बी। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। अजंता की गुफा हमने देख लिया किससे संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से अकेला, इसमें जैन और हिंदू मंदिर नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये कहाँ पर है, तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अगर और पूछे किस नदी पर स्थित है, ये भगोरा नदी के किनारे स्थित है, भगोरा। ठीक है, भगोरा नदी। सांची का स्तूप सभी को पता है। लेपाक्षी का देख लेते पहले। ये जो लेपाक्षी मंदिर है तो ये कब बनाया गया था, तो विजयनगर साम्राज्य में बनाया गया था, विजयनगर साम्राज्य काल की मंदिर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ये भी ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश में है। और ये जो मंदिर है ये 3 देवताओं को समर्पित है। किसको, कौन कौन से देवता को, विष्णु को, शिव को और वीरभद्र को। तो जाहिर सी बात है 3 देवताओं को समर्पित है, तो 3 मंदिर बने होंगे इसमें। ये जो विरूपाक्ष मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर है, इसमें 3 मंदिर बने होंगे। तो इन तीनों मंदिरों में से ये जो वीरभद्र मंदिर है, इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि ये विश्व धरोहर के स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो ये स्थायी नहीं अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अस्थायी सूची में शामिल है। आपसे क्या कर देगा, धीरे से बीच में कर देगा स्थायी सूची में शामिल है, स्थायी सूची में। तो ध्यान देंगे स्थायी में नहीं है, ये अस्थायी में है। अब बात कर लें सांची स्तूप का। तो सांची का अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले यही ध्यान देंगे आपके सांची का स्तूप है कहाँ पर, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, किसने बनवाया था, किसके शासनकाल में बनवाया गया था, तो अशोक द्वारा निर्माण करवाया गया था ये। और ध्यान रखिए ईंटों से निर्मित था, ईंटों से निर्मित स्तूप था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें भित्ति चित्रकला नहीं पाई जाती है। भित्ति चित्रकला केवल किसमें पाई जाती है, लेपाक्षी में और अजंता में। और ये अजंता जो है ये केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा हमने देखा था किससे है, एक बार फिर देख लेते हैं। एलोरा किससे था, ये था आपका हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म, फिर आपका था जैन और बौद्ध। और देखा था हमने क्या, बादामी, ये किससे था, एक तो था हिंदू धर्म से और दूसरा था जैन थे। इसमें बौद्ध नहीं था।
तो ये आप अच्छे से याद करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि यहीं से घुमाएगा। अजंता किससे संबंधित था, एलोरा किससे संबंधित था, फिर आपका ये बादामी किससे संबंधित था। और ये जो बादामी था ना, ये चालुक्यों की राजधानी थी। बादामी चालुक्यों की राजधानी थी, तो ये भी ध्यान देंगे। यहाँ पर कर देगा बादामी जो था पल्लवों की राजधानी थी, बादामी था चोलों की राजधानी थी। तो ध्यान रखेंगे जो बादामी था चालुक्यों की राजधानी थी। तो इस तरीके से हमने इतने क्वेश्चंस को देख लिया, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। और ये बात आप विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चनों के बारे में एक एक लाइन जो दिया है उन सारे के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। और ये जो सिलेबस है ना यहाँ पर जो दिया गया है हिस्ट्री का, अभी ये केवल प्राचीन का है। मिडाइवल का भी हम देखेंगे कि मिडाइवल में कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, फिर हम देखेंगे आधुनिक का। तो अभी आप इसको तैयार कीजिए और बाद में इसको देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।